हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं वीकली एक्सप्रेस के बारे में। हफ्ते भर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एलिफेंट कॉरिडोर्स। हाल ही में गवर्नमेंट ने 62 नए एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया है और इन 62 नए एलिफेंट कॉरिडोर्स को ऐड कर लिया जाए पुराने के साथ में तो अब टोटल एलिफेंट कॉरिडोर्स हो जाते हैं 150। यानी कि इससे पहले 2010 तक सिर्फ और सिर्फ 88 रजिस्टर्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स थे। अब एलिफेंट कॉरिडोर्स बेसिकली होते क्या हैं एक्चुअल में, क्योंकि जैसा हम एक सिनेरियो देख रहे हैं, ये दो फॉरेस्ट एरियाज हैं और अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के चलते ये दो फॉरेस्ट एरिया एक्चुअल में सेग्रीगेट होते जा रहे हैं, बीच से अलग होते जा रहे हैं। और एलिफेंट्स कई बार बहुत फ्रीली आसपास घूमते हैं और कई बार लीन सीजन में या फिर रेनी सीजन में, इस तरीके के जो भी सीजन्स के वेरिएशन हैं उसमें एलिफेंट्स कई बार फूड के लिए आसपास के फॉरेस्ट में जाते हैं। बट क्योंकि हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के चलते ये जो फॉरेस्ट एरियाज हैं ये सेग्रीगेट होते चले जा रहे हैं और सेग्रीगेट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये चीज देखने में आई कि एलिफेंट्स को फूड वगैरह के लिए कई बार दो फॉरेस्ट एरिया के बीच में माइग्रेट करना पड़ता है और ये जो सेग्रीगेशन है ये उनके फूड अवेलेबिलिटी के लिए ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए गवर्नमेंट केम अप विद द आइडिया ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर्स। बेसिकली दो फॉरेस्ट एरिया को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि वो एलिफेंट्स के पैसेज के लिए सफिशिएंट हो, यानी कि एलिफेंट्स आराम से दो फॉरेस्ट एरिया के बीच में आ जा सकें। यही है एलिफेंट कॉरिडोर। और ये जो एलिफेंट कॉरिडोर होगा बेसिकली ये एलिफेंट्स की मूवमेंट के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट इसे आइडेंटिफाई करती है और फाइनली यूनियन गवर्नमेंट एलिफेंट कॉरिडोर को डिक्लेयर कर देती है। तो इस एलिफेंट कॉरिडोर का बेसिकली जो मेन एम है वो सिर्फ इतना ही है कि दो सेग्रीगेटेड या दो अलग थलग फॉरेस्ट एरियाज की कनेक्टिविटी को बनाए रखना, जिससे कि एलिफेंट्स अपनी फूड अवेलेबिलिटी के लिए दोनों फॉरेस्ट एरियाज में माइग्रेट कर सकें। अब सबसे ज्यादा अगर एलिफेंट कॉरिडोर की बात की जाए तो स्टेट वाइज सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं वेस्ट बंगाल में। और रीजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ईस्ट सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 48 कॉरिडोर्स हैं, सदर्न इंडिया में 32 कॉरिडोर्स हैं और सबसे कम एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में, जो हमारा यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ये सब आपके नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं। तो नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा कम एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं और सदर्न इंडिया की बात करें यहाँ पर 32 कॉरिडोर्स हैं। और रीजन वाइज सबसे ज्यादा कॉरिडोर्स हैं ईस्ट सेंट्रल इंडिया, जो स्पेसिफिकली हम बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, इनफैक्ट उड़ीसा भी, ये सारे स्टेट्स जो आते हैं आपके ईस्ट सेंट्रल इंडिया में, यहाँ पर 52 कॉरिडोर्स हैं। और स्टेट वाइज सबसे ज्यादा कॉरिडोर्स हैं वेस्ट बंगाल में। इसके बाद अगर एलिफेंट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एलिफेंट्स इंडिया में जो सेंसस के अकॉर्डिंग है वो है कर्नाटका में। अब आइए कंजर्वेशन स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि इंडिया में एशियन एलिफेंट जो स्पीशीज है ये पाई जाती है और ये स्पीशीज आईयूसीएन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग एंडेंजर्ड है। इसके बाद अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात की जाए तो ये स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट की बात की जाए तो दिस स्पीशीज इज आल्सो एंडेंजर्ड। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि एशियन एलिफेंट इज बेसिकली एंडेंजर्ड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो स्पीशीज मिलती है एलिफेंट्स की, दैट्स एशियन एलिफेंट विच इज एंडेंजर्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट। हाल ही में इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है और ग्लोबल लेवल पे जो 5 राइनो की स्पीशीज पाई जाती हैं उन पांचों स्पीशीज के बारे में ये रिपोर्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करती है, जैसे कि एक्सटिंक्शन के बारे में, सर्वाइवल के बारे में, ये सारी चीजें ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड राइनो डे के सेलिब्रेशन के बाद में पब्लिश की गई और वर्ल्ड राइनो डे दैट्स ऑन 22 सितंबर, 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। और WWF साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड राइनो डे जो कि 22 सितंबर को मनाया जाता है ये डिक्लेयर किया था 2010 में। और 2010 के बाद से हम लोग 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर को एनुअली वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इंडिया में जो वन हॉर्न्ड राइनोसेरो हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, हालांकि ये रिपोर्ट काफी चीजें हाईलाइट करती है बट एक जो हमारे काम की चीज हाईलाइट करती है ये रिपोर्ट वो ये बताती है कि वन हॉर्न राइनोसेरोस की जो पॉपुलेशन है ये स्टेबल है और बढ़ रही है। रीजन बीइंग गवर्नमेंट ने काफी अच्छे अच्छे
इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइनो कॉरिडोर बनाया गया, इसके बाद आपका मनास एज वेल एज ओरांग नेशनल पार्क्स में राइनोज के लिए स्पेसिफिकली ट्रांसलोकेशन की गई और काफ़ी चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिली। इसके बाद इंडियन राइनो विजन 2020, इसके अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया और राइनोज की पॉपुलेशन को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हुई हैं। सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफ़ी हेल्पफुल रहे और हमें इसके रिजल्ट्स जो देखने को मिले, रिजल्ट्स काफ़ी फेवरेबल थे। और ये रिपोर्ट भी सेम बात कहती है कि इंडिया में वन हॉर्न राइनोसेरोस की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है और बढ़ रही है। हालांकि ये रिपोर्ट कुछ चीज़ें हाईलाइट करती है जिसमें स्पेसिफिकली हैबिटाट, पहला आता है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ड्रॉट्स हैं या फिर जो अनइवन रेनफॉल पैटर्न्स हैं, ये राइनोज की पॉपुलेशन के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दूसरी चीज़ जो रिपोर्ट हाईलाइट करती है वो है लॉस ऑफ हैबिटाट ड्यू टू डेवलपमेंट एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रिपोर्ट ये दो चीजें स्पेसिफिकली हाईलाइट करती है कि राइनोज की जो पॉपुलेशन है ना, इट इज वल्नरेबल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एज वेल एज हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पीएम किसान स्कीम के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ने एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। अब एआई चैटबॉट बेसिकली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट भी कहते हैं इसे। अब एक्चुअल में चैटबॉट होता क्या है, जैसे आप कई बार ऑनलाइन जाएंगे तो आजकल आपने बैंक्स के वेबसाइट्स पर देखा होगा, सडनली एक मैसेज पॉपअप होता है, हाउ कैन आई हेल्प यू। दैट्स व्हाट इज चैटबॉट। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप चैट जीपीटी का एग्जांपल ले सकते हैं। चैट जीपीटी इज आल्सो अ चैटबॉट। इसके बाद आपका एलेक्सा, ये सारे कहीं ना कहीं चैटबॉट ही हैं जो आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी क्वेरी पूछते हैं तो आपको जवाब तुरंत के तुरंत मिल जाता है। सेम चैटबॉट पीएम किसान स्कीम के लिए भी लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। अब इसका फायदा ये होगा कि फार्मर्स की जो भी क्वेरीज होंगी उन्हें बहुत ईजिली एड्रेस किया जा सकेगा। और ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स मिनिस्ट्री ने बेसिकली। अब यहाँ पर ये चीज जानने वाली है कि ये चैटबॉट जो है ये डेवलप किया है बेसिकली भाषणी एज वेल एज एक स्टेप फाउंडेशन ने। और इस चैटबॉट पर फार्मर्स की हर तरह की हेल्प होगी और हर तरह की उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। पीएम किसान स्कीम बेसिकली 2019 में लॉन्च की थी और गवर्नमेंट एनुअली 6,000 रुपीज फार्मर्स को देती है। 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं और ये दिए जाते हैं जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से, ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत दिए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बेसिकली। और पीएम किसान स्कीम 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे 100% फाइनेंस करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स का इसमें हाल फिलहाल ना के बराबर रोल है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, बेसिकली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI। इस अथॉरिटी ने हाल ही में बीमा सुगम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और बीमा सुगम प्लेटफॉर्म एक लाइन में अगर हम समझें तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे कस्टमर्स आके अपनी सारी इंश्योरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक सिंगल विंडो है इंश्योरेंस रिलेटेड नीड्स के लिए। कैसे? बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी कस्टमर आके या तो पॉलिसी बाय कर सकता है या अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करा सकता है, या फिर अगर सेटलमेंट क्लेम करना है तो वो भी किया जा सकता है। अब IRDAI के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बीमा सुगम एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल होगा जिसके वजह से इंश्योरेंस सेक्टर जो है यूनिवर्सलाइज होगा एज वेल एज डेमोक्रेटाइज होगा, यानी कि कोई भी बहुत इजीली इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकता है और अपनी इंश्योरेंस की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी नीड्स हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी नीड्स फुलफिल हो जाएंगी। चाहे फिर वो पॉलिसी बाय करना हो या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराना हो या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम सेटल करना हो। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बीमा सुगम को इंडिया स्टैक से भी कनेक्ट किया जाएगा। इंडिया स्टैक बेसिकली एक एपीआई है, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव, और ये एक एपीआई है और ये मदद करता है गवर्नमेंट एज वेल एज बिजनेसेस को एक साथ आने में और एक सीमलेस और एक होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस, जिससे कि इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विस डिलीवरी को बहुत इजी बनाया जा सके। तो इससे भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये देखा हमने बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। अब हाल ही में 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअल में इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस की शुरुआत होती है 2017 में, जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ये क्लेम करती है कि 23 सितंबर वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। अब इस डे का मेन जो एम है वो है जो भी डेफ कम्युनिटी है ना, डेफ कम्युनिटी की जो भी इश्यूज हैं,
स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन इश्यूज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप नाम ही यहाँ देख सकते हैं, साइन लैंग्वेजेस। तो बेसिकली जो भी डेफ कम्युनिटी के इश्यूज हैं रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक एज वेल एज कल्चरल डाइवर्सिटी, उन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सोचिए कि एक सर्टेन लैंग्वेज या एक सर्टेन कल्चर में कोई साइन लैंग्वेज का मतलब कुछ और हो सकता है, और इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें अदर कंट्री में शायद वही साइन कुछ और भी कन्वे कर सकता है। इस चीज को यूनिफाई करने के लिए और इस चीज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम की बात करें तो थीम है अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल कैन साइन एनीवेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुखुर्ती नेशनल पार्क। अब हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर काफी कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाए। कॉम्बिंग ऑपरेशंस बेसिकली वो ऑपरेशंस होते हैं जब आप, अब क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ बात पोचर्स की होगी। अब कॉम्बिंग ऑपरेशंस बेसिकली के काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग होती है और बहुत अच्छे से हर एक एरिया को पेट्रोल किया जाता है, जिससे कि अगर कोई भी पोचर फॉरेस्ट में हो तो उन्हें पकड़ा जा सके। दैट्स व्हाट इज कॉम्बिंग ऑपरेशन। एग्जांपल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि सपोज ये एक फील्ड है, यहाँ पर अगर कोई डिपार्टमेंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाएगा तो टीम कुछ इस तरीके से डिवाइडेड होंगी कि ये पूरा एरिया कवर किया जा सके और इसकी पेट्रोलिंग एक बार में पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन एरिया में पेट्रोलिंग हो गई बाकी एरिया खाली पड़ा है, नहीं, एक साथ साइमल्टेनियसली पूरे सर्टेन एरिया में कॉम्बिंग की जाए। टीम बहुत ही आसपास रहती है जिससे कोई भी बच के नहीं निकल सकता। एक डायरेक्शन से स्टार्ट होती है और दूसरे डायरेक्शन में भी टीम प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाट इज कॉम्बिंग ऑपरेशन। कोई भी इलीगल काम कर रहा होगा, कोई अगर पोचर होगा या कोई इलीगल वुड कटिंग कर रहा होगा तो वो बच के कॉम्बिंग ऑपरेशन में जा नहीं सकते। कॉम्बिंग ऑपरेशंस का बेसिक एम यही होता है। अब मुखुर्ती नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा पोचर्स एक्टिव रहते हैं। रीजन बीइंग यहाँ एक जो स्पीशीज है आपकी नीलगिरी तार काफी ज्यादा मिलती है वो, और यहाँ पर भी जो है काफी ज्यादा पोचर्स एक्टिव रहते हैं और इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आए दिन यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस चलाता है। अब मुखुर्ती नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट है। और मुखुर्ती नेशनल पार्क जो है इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल। आसपास के अगर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से फिर सेंचुरीज की बात करें तो मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सारे जो रीजन है ये मुखुर्ती नेशनल पार्क के आसपास ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्लाइमेट एम्बिशन समिट। अब हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने क्लाइमेट एम्बिशन समिट को ऑर्गेनाइज किया था और ये हुई थी न्यूयॉर्क में। 2023 की जो क्लाइमेट एम्बिशन समिट है ये न्यूयॉर्क में हुई थी, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में। अब यहाँ जो बेसिक एम था इस समिट का वो था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार करना कि किस तरीके से ये सीओपी एक्चुअल में होने वाला है या अभी हुआ नहीं है, तो सीओपी 28 में हम क्या मुद्दे उठाए जा सकते हैं। अब एक्चुअल में इस क्लाइमेट एम्बिशन समिट का जो मेन एम है ना वो है कि जो पेरिस अग्रीमेंट है, पेरिस अग्रीमेंट का 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो टारगेट है ना ये टिका रहे। ऐसा ना हो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 से बढ़ के 2 हो जाए, 2 से बढ़ के 2.5 हो जाए, तो इतने ज्यादा डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे ना उस लेवल की ग्लोबल वार्मिंग में कि शायद वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए क्लाइमेट एम्बिशन समिट का बेसिक एम वही है, वो एम्बिशन इसका वही है कि पेरिस अग्रीमेंट में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग का जो टारगेट लिया गया है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस टारगेट को अपहोल्ड किया जा सके और ये टारगेट आगे ना बढ़ाया जा सके और 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सारी कंट्रीज ईमानदारी से और स्पीड से काम करें। काफी अच्छा पेस उन्हें पकड़ना पड़ेगा और जो भी टारगेट्स वो बना रहे हैं, जो भी स्कीम्स वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हें इस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी कि इसके रिजल्ट्स जल्द से जल्द देखे जा सकें। तो बेसिकली यही एम है क्लाइमेट एम्बिशन समिट का। अब यहाँ पे एक खास बात है कि चाइना, यूएस एज वेल एज इंडिया तीनों ने ये समिट अटेंड नहीं की। और यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे तो चाइना यूएस और इंडिया मिलाकर जो ग्लोबल लेवल पे एमिशंस होते हैं ना 40% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इन 3 कंट्रीज से होते हैं। सबसे ज्यादा एमिशंस होते हैं चाइना से, इसके बाद होते हैं यूएस से, इसके बाद होते हैं इंडिया से। तो ये हमने देखा क्लाइमेट एमिशन समिट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकरा वाज रिसेंटली अनवेल्ड इन मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम ने स्टैचू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य को अनवील किया और इस स्टैचू की जो हाइट है दैट इज 108 फीट।
ये लोकेटेड है बेसिकली नर्मदा रिवर के पास में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मंदाता आइलैंड। बेसिकली ये नर्मदा रिवर के बीच में है, और मंदाता आइलैंड की एक खास बात ये है कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग भी लोकेटेड है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ओमकारेश्वर ओमकारेश्वर इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। आदि शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो आदि शंकराचार्य बेसिकली केरला में इनका बर्थ हुआ था, कोच्चि के पास में। और ये एक शिवाइट थे, यानी कि शिवा की पूजा करने वाले थे ये। और इनकी एक फिलॉसफी थी इनकी अद्वैत, यानी कि मोनिज्म, यानी कि नॉन ड्युअलिटी को ये मानते थे। और ये इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी भी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फाइव आइज अलायंस। अब हाल ही में कुछ कनाडा एज वेल एज इंडिया के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और इसीलिए फाइव आइज अलायंस जो है ये भी न्यूज में है। अब बेसिकली फाइव आइज अलायंस है क्या? ये एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, और यहाँ पर 5 कंट्रीज हैं, जैसा कि नाम बता रहे हैं हमें। फाइव आइज मतलब 5 कंट्रीज की आइज हैं, 5 कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं यहाँ पर जो एक साथ काम करती हैं। कौन कौन सी हैं ये 5 कंट्रीज? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसका अगर बैकग्राउंड जानने की हम कोशिश करें तो फाइव आइज अलायंस जो है ना, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पर इसका ओरिजिन हुआ था। बेसिकली सबसे पहले यूके और यूएस साथ में आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और स्पेसिफिकली जर्मनी और जापान की आर्मी के अगेंस्ट जो भी इंटेलिजेंस इनके पास थी ये आपस में शेयर करते थे। इसके बाद धीरे धीरे कंट्रीज ऐड होती चली गई। हालांकि 1943 में उससे पहले ब्रिटेन और यूएसए का एक अग्रीमेंट साइन होता है, जिसके बाद फाइव आइज अलायंस की शुरुआत धीरे धीरे होने लगती है। बाकी कंट्रीज भी बाद में ऐड ऑन हो जाती हैं। अब हमने ये देख लिया कि फाइव आइज अलायंस में कंट्रीज कौन कौन सी हैं, बट यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, इन 5 कंट्री के अलावा अगर नीदरलैंड्स, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे भी ऐड हो जाती हैं तो ये 9 आइज ग्रुप हो जाता है। और इन 9 कंट्रीज के अलावा अगर बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन भी ऐड हो जाती हैं तो ये 14 आइज ब्लॉक हो जाता है। हालांकि फाइव आइज ग्रुप परमानेंट है और ये काफी समय से एक साथ काम कर रहा है, और एक्चुअल में इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ में काम करती हैं। और कोई भी इन 5 कंट्री के खिलाफ अगर किसी भी कंट्री के पास किसी तरह की इंटेलिजेंस आती है तो वो तुरंत शेयर कर दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज यूनाइटेड स्टेट्स को पता पड़ता है कि कनाडा में या फिर न्यूजीलैंड में किसी तरह का कोई अटैक होने वाला है या किसी तरह का कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, और अगर ये इंटेलिजेंस यूनाइटेड स्टेट्स के पास में पहुंच जाती है तो ये डायरेक्टली न्यूजीलैंड या फिर कनाडा को ट्रांसफर कर दी जाएगी बिना टाइम वेस्ट किए, जिससे वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस पर काम कर सके, इस लीड को सीरियसली ले सकें। तो ये था फाइव आइज अलायंस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नॉर्मन बोरलो अवार्ड 2023। अब हाल ही में इंडियन साइंटिस्ट स्वाति नायक को ये अवार्ड मिला है, नॉर्मन बोरलो 2023 अवार्ड। और इन्हें ये अवार्ड मिला है बेसिकली ड्रॉट रेजिस्टेंट राइस की वैरायटी डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है शाह भगी धान वैरायटी। अब एक्चुअल में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर नायक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इन्होंने क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस वैरायटी पर भी काफी ज्यादा काम किया है। इंडिया तो इंडिया, इन्होंने एक्चुअल में नेपाल एज वेल एज बांग्लादेश में भी क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस की जो वैरायटी है, इनके रोल की वजह से नेपाल और बांग्लादेश में भी क्लाइमेट रेजिलिएंट राइस की वैरायटी यूज होने लगी है। इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, स्पेसिफिकली ड्रॉट रेजिस्टेंट राइस वैरायटी एज वेल एज क्लाइमेट रेजिस्टेंट राइस वैरायटी। अब स्पेसिफिकली इनका जो काम इंडिया में इन्हें जो अवार्ड मिला है वो मिला है ओडिशा में। इनका जो काम है, ओडिशा में ये जो वैरायटी है काफी ज्यादा कॉमन हो गई है, और स्पेसिफिकली कॉमनली यूज की जाती है रेनफेड एरियाज में। अब इसके बाद एक्चुअल में शी इज थर्ड इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। पहला अवार्ड मिला था आदिति मुखर्जी 2012, सेकंड अवार्ड महालिंगम गोविंदराज 2022, एंड थर्ड अवार्ड इज डॉक्टर स्वाति नायक 2023। तो इंडिया में अब तक 3 लोगों को यह अवार्ड मिल चुका है। इस अवार्ड के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इस अवार्ड का नाम बेसिकली नॉर्मन बोरलो के नाम पर है, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। हालांकि ये अवार्ड दिया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा, और ये अवार्ड ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी उम्र 40 यानी कि 40 साल से कम हो
और इन लोगों ने स्पेसिफिकली फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की फील्ड में काफी अच्छा काम किया हो, काफी अच्छी अचीवमेंट्स रही हो, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2021 हैज बीन गिवन टू वहीदा रहमान। इस अवार्ड की अगर बात करें तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है और इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट रिकॉग्निशन माना जाता है। इस अवार्ड का नाम पड़ा दादा साहब फाल्के के नाम पे। दादा साहब फाल्के फिल्म मेकर थे और इनकी पहली फिल्म, जो इंडिया की सबसे पहली फीचर फिल्म थी, वो इन्होंने ही बनाई थी, दैट इज राजा हरिश्चंद्र, और ये बनी थी 1913 में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। हाल ही में न्यू दिल्ली में हाइड्रोजन सेल फ्यूल्ड बस को फ्लैग किया गया, शुरुआत की गई। अब क्या है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस? बेसिकली हमें यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अलग अलग देखना होगा। ये एक बस है जो बेसिकली फ्यूल सेल से चलती है, और फ्यूल सेल में जो फ्यूल यूज होता है वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। अब आइए इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन से हम शुरू करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन होती है जो बनाई जाती है इलेक्ट्रोलिसिस से, और इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनर्जी यूज होती है ना, या जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वो है रिन्यूएबल सोर्सेज से आई हुई। बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है जिससे ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो आ रही है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे कि सोलर या हाइड्रो। वो कोल पावर से या फिर फॉसिल फ्यूल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अगर ये फॉसिल फ्यूल या फिर कोल या फिर क्रूड ऑयल या फिर मतलब इन सब से अगर आती है बेसिकली, तो इसे ग्रे हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ब्लैक हाइड्रोजन भी कहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, और ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी है। ये तो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन की बात। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूल सेल की। बेसिकली फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल वो सेल है जहां केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल का मतलब, फ्यूल सेल में कुछ प्रोसेसेस हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जिन्हें हम कहते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के चलते फ्यूल सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब होता क्या है, कैसे काम होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में फ्यूल सेल में दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है आपका एनोड, एक होता है आपका कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में जब करंट का फ्लो होने लगता है तभी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है बेसिकली। अब यहाँ पर ये प्रोसेस कैसे काम करते हैं हम इसको देख लेते हैं। एनोड में एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो एनोड में जो फ्यूल होगा वो होगा ग्रीन हाइड्रोजन, और एक्चुअल में कैथोड पर हम सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन। और इस पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, और इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होने लगेगी। बट यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो होगा, एंड प्रोडक्ट यहाँ पर एक्चुअल में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा दैट विल बी वाटर एज वेल एज हीट। तो आप यहाँ देखिए किसी भी तरह का एमिशन नहीं हो रहा है, और ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम सप्लाई कर रहे हैं, ये कंज्यूम होता चला जा रहा है, ये कंज्यूम हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, वाटर हमारा एंड प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है। यही है हमारा फ्यूल सेल। ये हमने पूरा डिटेल में देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस क्या है। बेसिकली ये वो बस है जो फ्यूल सेल से चलती है, और फ्यूल सेल में जो फ्यूल है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। फ्यूल सेल की भी हमने बात कर ली। अब आप सोचिए इसके सारे कितने बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉसिल फ्यूल यूज नहीं हो रहा है, एमिशंस ना के बराबर होंगे, ठीक है। हमने इनका एंड प्रोडक्ट भी देख लिया, फाइनली वाटर और थोड़ा हीट, यही इसका बाय प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट है। तो किसी तरह का यहाँ एमिशन नहीं है। इसके बाद हमारे जो भी नेट जीरो के टारगेट्स हैं हम वो अचीव कर पाएंगे। इसके बाद जो फ्यूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी तो हम ग्रीन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब कि एक्चुअल में हम रिन्यूएबल सोर्सेज को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रोलिसिस कंडक्ट करते हैं और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल एमिशंस की बात ही नहीं है। ओवरऑल एमिशंस का आप देखेंगे, किसी तरह का कार्बन एमिशन, किसी भी तरह का हाइड्रोकार्बन का एमिशन, किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक गैस या फिर कोई ग्रीन हाउस गैस, किसी भी तरह का एमिशन नहीं है।
तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स। हाल ही में न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है इसका कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली जान लेते हैं एशिया पैसिफिक फोरम के बारे में। एशिया पैसिफिक फोरम 1996 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका बेसिक जो एम है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है ना एशिया पैसिफिक रीजन में उन्हें एड्रेस किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है इसका पार्टिसिपेंट बनने के लिए। वो क्राइटेरिया ये है कि किसी भी कंट्री के पास में एक फुल्ली फंक्शनल नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जैसे इंडिया का जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 से फंक्शन कर रहा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो बेसिकली एशिया पैसिफिक फोरम का भी यही क्राइटेरिया है कि एक फुल्ली फंक्शनल नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन होना चाहिए किसी भी पार्टिसिपेंट के पास, तभी वो इस फोरम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो 17 फुल टाइम मेंबर्स हैं, 17 फुल टाइम मेंबर्स हैं एपीएफ में एंड 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं, 8 एसोसिएट मेंबर्स हैं यहाँ पर। इसके बाद इनका जो मेन गोल है दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, और ये ठीक से काम कर पाए। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस है ना ये ठीक से काम कर पाए और इन्हें ह्यूमन राइट्स के लिए कम से कम इनके पास सफिशिएंट पावर्स हो के ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन रोक सकें। तो ये हमने देखा एशिया पैसिफिक फोरम के बारे में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 बेसिकली बैंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया इस साल। अब वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है क्या? इट इज एक्चुअली अ बाय एनुअल इवेंट और ये ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईसीओ। आईसीओ बेसिकली एक यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस का अफिलिएटेड बॉडी है जो कि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे कॉफी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अगर हम 2023 इवेंट की बात करें तो ये 5th एडिशन था बेसिकली जो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया। और इंडिया में कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ये सारी बॉडीज के साथ में कोलैबोरेट किया इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ने और वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। अगर थीम की बात करें तो थीम है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। और मैस्कॉट की बात करें तो कॉफी स्वामी वाज द मैस्कॉट ऑफ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द मैस्कॉट। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम शहीद भगत सिंह जी के बारे में। हाल ही में इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 26 सितंबर को। अब इनका अगर हम बर्थ ईयर की बात करें और प्लेस की बात करें तो ही वाज बोर्न इन जालंधर दोआब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन 1907 ऑन 26 सितंबर। Bhagat Singh was a renowned freedom fighter of India and he was also a member of Hindustan Republican Association, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता था। अब एक्चुअल में जब साइमन कमीशन आया था तो लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है और लाला लाजपत राय की डेथ को एवेंज करने के लिए भगत सिंह एक्चुअल में एक पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं जिनका नाम होता है जेपी सॉन्डर्स। बट ही वॉज नॉट द सेम सॉन्डर्स हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाला लाजपत राय's डेथ। एक्चुअल में भगत सिंह जिस सॉन्डर्स को मारते हैं ये वो सेम सॉन्डर्स नहीं होते हैं जो लाला लाजपत राय की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बट यहाँ पर इन पर केस तो लग जाता है। इसके बाद एक्चुअल में लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग का भी इन पर केस चल रहा होता है। तो फाइनली इन दोनों केसेस में ही वाज अ कन्विक्ट। इनके जो भी लगे हुए आरोप होते हैं वो प्रूव हो जाते हैं और इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया जाता है और इसीलिए हम 23 मार्च को शहीदी दिवस के नाम से भी मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ट्रैवल फॉर लाइफ। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया और ये लॉन्च किया गया वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर। अब इस प्रोग्राम की एक खास बात यह है कि ये मिशन लाइफ का पार्ट है। मिशन लाइफ बेसिकली फोकस करता है सस्टेनेबल लिविंग की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ट्रैवल फॉर लाइफ की बात करेंगे तो इट विल टॉक अबाउट सस्टेनेबल टूरिज्म। अब यहाँ पर पार्टनर्स कौन कौन है अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म? तो एक पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फिर है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, देन यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पार्टनर्स हैं बेसिकली। अब यहाँ इस प्रोग्राम के 2 वर्टिकल हैं, ट्रैवल फॉर लाइफ फॉर क्लीनलीनेस एज वेल एज ट्रैवल फॉर लाइफ फॉर रूरल टूरिज्म। आप अगर यहाँ पर एक खास बात देखेंगे तो ये ओवरऑल प्रोग्राम जो है
ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में भी अलाइन करता है और सस्टेनेबल टूरिज्म एज वेल एज सस्टेनेबल लिविंग की बात करता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने हफ्ते भर के इंपॉर्टेंट जो करंट इवेंट्स थे उन्हें डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ प्लीज जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगी। प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ में ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।